तो आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की। ये आपका एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इस समय एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, राइट? क्योंकि विदाउट डाइवर्सिफिकेशन farmers' income cannot be increased because their farm sizes are gradually being small. There are larger concentration of marginal farmers in our country and their number is increasing instead of decreasing, right? हमारे देश में जो सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जो उनकी लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है। 1 हेक्टेयर के से जो कम की जिनके पास लैंड होल्डिंग्स होती हैं, फार्म्स होते हैं, वो लोग मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक होल्डिंग है वो हमेशा 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ऊपर की होनी चाहिए। अर्थात उस पर आप थोड़ा बहुत ठीक से मैकेनाइजेशन कर सकते हैं और उस पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो अपनी ऑप्टिमम लेवल पर होती है। अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है क्या, इसको हम देखते हैं। ये जो आपका ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है मोनोकल्चर, अर्थात एक ही वस्तु की एक ही क्रॉप हो रही है और पूरे एरिया में, इतने लार्जर एरिया में फैली हुई है। दिस इज कॉल्ड मोनोकल्चर, ठीक है। जब कृषक जो है किसी एक पर्टिकुलर ईल्ड को, पर्टिकुलर क्रॉप को चूज करते हैं और सारे में वही लगा देते हैं, तो ये है आपकी मोनोकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन इज जस्ट अपोज टू दिस कि इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग वन क्रॉप फ्रॉम द योर फार्म यू हैव टू टेक डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स, राइट? सब में भी ड्राउट प्रोन, सब में भी रेन फेड, तो उनकी किसी की रेन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, किसी की ड्राउट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अर्थात कोई सूखा बियर करने की क्षमता रखती है तो कोई बारिश को बियर करने की क्षमता ज़्यादा रखती हैं। तो इस तरीके से कृषक को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए जिससे कि उसके जो जलवायु के कारण होने वाले लॉसेस हैं उसकी क्रॉप को वो मिनिमाइज हो जाए और उसकी जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर या फार्मिंग है वो उसके लॉसेस को आप कम कर सके। और हर जो भी डाइवर्सिफिकेशन होगा उसमें आपका जो प्राइसेस होते हैं, अब आपने मान लो सपोज करो गेहूं बोया है, अब उस साल गेहूं के प्राइसेस, अब ज़्यादातर लोगों ने अगर गेहूं ही बो दिया तो गेहूं की ज़्यादा मंडी में आवक हो जाएगी तो उसकी सप्लाई गिरेगी, क्योंकि स्टोरेज की हमारे यहाँ एक कैपेसिटी, ये सारा का सारा ये तो है नहीं कि आपने सरप्लस प्रोड्यूस स्टोरेज में डाल दिया और मार्केट में सप्लाई कम हुई और आप प्राइसेस होल्ड कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। जब क्योंकि सभी ज़्यादातर ने अगर बो दिया तो गेहूं के प्राइसेस गिर जाएंगे और आपने जो इतना सारा बोया तो आपकी इनकम बढ़ने की बजाय और उतनी ही रह जाएगी, या हो सकता है डाउन हो जाए, डाउन ना भी हो तो भी उतनी ही रह जाएगी। तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप डाइवर्सिफिकेशन करें सब लोग, क्योंकि इससे आपके ऊपर जो रिपरकशंस हैं प्राइसेस के, क्लाइमेट के, है ना, मॉनसून के, वो मिनिमाइज हो सकें। अब ये है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है क्या। दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मैंने अभी आपको बताया। इट इज़ द स्टेज वेयर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए डायनामिक एंड कॉमर्शियल सेक्टर। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या है? जब हम एक तो क्रॉप के माध्यम से आपको डाइवर्सिफाई करना है, दूसरा इसको आप जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे हटकर ज़्यादा अतिगत्यात्मक और व्यापारिक एग्रीकल्चर के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। डायनेमिक एंड कॉमर्शियल सेक्टर कैसे होगा? बाय शिफ्टिंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिक्स टू हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, मीन्स instead of growing traditional crop, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, go to the high standard products like dry fruits, horticulture, है ना। सर है, I have gone through the YouTube, I was just watching कि फॉक्स नट्स की खेती है, केसर की खेती है, ये सारी जो हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं इनसे आपको उतनी ही मेहनत में मार्केट में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आप उन पर फोकस करिए।
दैट हैज़ ए हाई पोटेंशियल इन स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट रेट, क्योंकि इनके जो प्रोडक्शन का रेट है, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि आप उसी से ज़्यादा प्रोडक्शन उसी एरिया में लेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा हियर द एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इज सपोर्टेड बाई, या तो आप अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करें, प्रोडक्शन टेक्निक में डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ यही नहीं केवल क्रॉपिंग पैटर्न में, क्रॉपिंग मिक्स में चेंज होना चाहिए। देखिए क्रॉप मिक्स एक शब्द है, यानी कि कितने प्रकार की क्रॉप, जैसे आप घर में खाना बनाते हो ना, मिक्स वेजिटेबल या एक सेपरेट वेजिटेबल बनाइए, ठीक है। तो एक तो क्रॉप को चेंज करना है, क्रॉपिंग के पैटर्न को चेंज करना है, क्रॉप मिक्स को चेंज करना है, क्रॉपिंग के पैटर्न को चेंज करना है, कंज्यूमर डिमांड के आधार पर आपको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है, कंज्यूमर डिमांड्स का ध्यान रखना है, और गवर्नमेंट और ये किससे सपोर्टेड होगा, ट्रेड और गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको ट्रेड पे देखना है कि दूसरे देशों में किन वस्तुओं की अगर ज़्यादा डिमांड है तो जो आपका एक्सपोर्ट सरप्लस प्रोड्यूस है जो यहाँ नहीं बिक रहा है, आप उसे एक्सपोर्ट करके भी अपनी रेवेन्यू को बूस्टअप करें। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के द्वारा भी डाइवर्सिफिकेशन को सस्टेन करना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन हो पाता है और किस तरह से होता है, ठीक। चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्रॉप मिक्स, क्रॉपिंग पैटर्न और ट्रेड पॉलिसीज़ का ध्यान देखना है कि किन चीज़ों को सब्सिडी मिल रही है, किन को नहीं मिल रही है, किन का एक्सपोर्ट मार्केट ज़्यादा है, तो उस तरह से आप डाइवर्सिफाई करें अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके में कि कैसे इरिगेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आपकी मंडीज है, इन सब पर आप ध्यान रखिए और किसके थ्रू आपको अपना प्रोड्यूस सेल करना है, इन पर आपको फोकस करना है। एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जो मैं अभी बता रही थी उसी का ये अब है, द चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। आपको जो क्रॉपिंग का पैटर्न है, यानी कि जिस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि देयर शुड बी लिटिल मैकेनाइजेशन टू, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैन पावर फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क टू अदर एसोसिएटेड एक्टिविटीज़। दूसरी बात, एक और डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्म है, जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं वो लोग भी उनका भी जो वर्क प्लेस है वो भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कि वो केवल होल सोल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड ना है और एग्रीकल्चरल से जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं उनकी ओर भी जाए। एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ क्या है, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, लाइव स्टॉक, ये आपके एनिमल जानवरों का पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन वगैरह वगैरह, ये जो हैं, और इसके अलावा वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर भी शिफ्ट हों, ठीक है। For rural people, diversification or focusing on associate activity is important as it gives them an opportunity to earn extra income and overcome poverty. Diversification क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, केवल फार्मिंग के अलावा वो दूसरे कार्यों को करें, उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और वो अपनी गरीबी को दूर कर सकेंगे। अब आइए जो हमने वो गिनाए थे उसमें एनिमल हस्बेंड्री क्या है, लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या है, हैं? अब डाइवर्सिफिकेशन जो है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलाइड एक्टिविटीज़, व्हाट इज दिस? तो एनिमल हस्बेंड्री ये क्या है, एक एग्रीकल्चरल की ब्रांच है, कृषि की एक शाखा है। इसमें हम क्या करते हैं, जो फार्म एनिमल्स हैं जैसे गाय, बैल, है ना, इनकी हम ब्रीडिंग, इनको पालन करते हैं और इनकी केयर करते हैं, सच एज कैटल, डॉग्स, शीप, भेड़ें, मुर्गी, बीज जो हनी है ना, और जो रेशम के कीड़े हैं और घोड़े, ये सारे आपके एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक फार्मिंग में आते हैं, ठीक है। इनका हमें पालन करना है और इनकी देखरेख करनी है, क्योंकि इनके भी बिकने से हमें बहुत कुछ आय मिलती है, ठीक है। तो ये है आपका एक पार्ट। अब आइए फिर इनसे इनका क्या है, इनसे हमें क्या मिलता है, एग्स, अंडे, ऊन, शहद, सिल्क, मीट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। इन इंडिया अबाउट 70 million स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, लेबरर्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आर डिपेंडेंट ऑन द लाइव स्टॉक सेक्टर। हमारे देश में 70 लाख लोग, 7 करोड़ लोग, 70 मिलियन में 7 करोड़ जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं, छोटे और मध्यम किसान और श्रमिक, वो इस लाइव स्टॉक पालन पे
डिपेंडेंट हैं, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, फॉर रेजिंग देयर इनकम्स। ठीक, तो अब आइए, अब क्या है दूसरा, डेयरिंग, दुग्ध पालन, डेयरी दुग्ध उद्योग। इसमें क्या है, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, जो भी आपके दूध देने वाले पशु हैं उनकी का पालन पोषण और देख रेख है, जैसे काउ, बुफेलो, गोट, शीप फॉर मिल्क प्रोडक्शन। दिस बिजनेस इज कंसर्न विद प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग ऑफ मिल्क एंड इट्स बाई प्रोडक्ट लाइक पनीर, मावा, बटर, कर्ड। ठीक, काउ डंग गैस, नेचुरल डस्टबिन, ठीक है, जो मतलब गाय का जो गोबर है उससे आप गोबर गैस बनाइए, हैं। और फिर ये जो है इन पे सारा आप नेचुरल डस्टबिन का भी काम करती हैं काउ, सारे गांव के फल फूल सब्जी लाकर इनको दे दो। पूजा रावत, तुम्हें बहुत नींद आ रही है, 12 बजे की क्लास में सो रही हो। तो ये सारे इनसे उनकी बाई प्रोडक्ट्स को बेचकर उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। अब है फिशरीज, मत्स्य पालन करें, कैचिंग एंड सेलिंग फिश, प्रॉन्स एंड अदर एक्वाकेटिक एनिमल्स, मतलब जो तालाबों में है आपकी मछली और जो उनसे रिलेटेड अदर जो उसके जो समुद्री जीव हैं उनको पकड़ना। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में ये आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, समझ रहे हो ना, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र में ये और तमिलनाडु में फिशरी जो है आय का मुख्य स्रोत है। फिश प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन ऑन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज इज अबाउट 64%। इन जो अपने एरिया के अंदर जो लोग ये लोग फिश बेचकर आय कमा रहे हैं वो इनकी आय में 64% का इजाफा कर रहा है। एंड 36% फ्रॉम द मेराइन सेक्टर, सी एंड ओशंस, मतलब जो और प्रोडक्ट्स हैं समुद्र के जीव, जो और भी शैल और जैवा पता नहीं क्या क्या होता है, जैवाल, उन सबसे 36% आय हो रही है और इससे इनको 64% आय मिल रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में ये फार्मिंग का एक पार्ट है। ठीक है, उत्पादन के निर्यात में 60% तथा इसके अतिरिक्त विपणन कार्य में 40% तक इसमें महिलाएं कार्यरत हैं। ठीक है, ये मतलब फिशरी का आपको बताया जा रहा है कि इसको करने से क्या फ़ायदा है, किन राज्यों में ज़्यादा हो रहा है, और उसमें इसके निर्यात में 60% तथा इसके आंतरिक जो विपणन कार्य है उसमें 40% तक महिलाएं कार्यरत हैं। निर्यात उद्योग में 60% महिलाएं और जो इन राज्यों के अंदर विपणन हो रहा है उसमें महिलाएं लगे, यानी कि फिशरी उद्योग महिलाओं के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए, भाई पुरुष जाकर पकड़ के लाए और ये लोग अंदर का काम करते हैं, तो इससे महिलाओं पुरुषों दोनों को फायदा है। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो धीरे धीरे महिला प्रधान ज़्यादा होता जा रहा है, उत्तराखंड में विशेष रूप से। तो अगर ये चीज़ें हों तो आप फिश को लोग खाने भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस भी होती है, तो इसमें महिलाओं को ज़्यादा आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेंगे। भारत के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें मत्स्य उद्योग का हिस्सा 1.4% है। अब आइए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? इट इज एग्रीकल्चर दैट डील्स विद प्लांटेशन ऑफ द गार्डन क्रॉप्स, स्पेशली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ट्यूबर क्रॉप्स, स्पेसीज, जो हमारे यहाँ हम लोग क्या स्पाइसेस है, स्पेसीज कर गए हैं, स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस एंड ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारा क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। अदर देन फूड ग्रेन्स ऑल इज हॉर्टिकल्चर, राइट? दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो इनसे इंक्रीज होता ही होता है, जो लोग इनको यूज कर रहे हैं इनको फूड भी है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। In India, the horticulture sector contributes 6% of GDP and 1/3 of agricultural output. पूरे भारत में जितना भी कृषि का उत्पादन हो रहा है उसका 1/3 भाग हॉर्टिकल्चर से आता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 6% और जीडीपी का ये छठा भाग है। अर्थात एग्रीकल्चरल आउटपुट का हिस्सा भारत में 15% के आसपास हो गया है, 14-15, तो उसमें से 5% जो हिस्सा हुआ वो हॉर्टिकल्चर का है, इसीलिए वो जीडीपी में 6% शो कर रहा है। ठीक है, ड्राइवर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब
ड्राइव कौन होगा, कौन उसे आगे बढ़ाएगा, किस आधार पर विविधीकरण होगा। तो उन्होंने कहा एक तो चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड है, जैसे एज कंज्यूमर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव बिकम रिचर, फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज नोटिसिएबली। जो भी विकासशील देशों के उपभोक्ता अब सबकी आय में वृद्धि हो रही है, तो उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया। पहले हम लोग क्या फोकस करते थे, ज़्यादा सुबह और शाम दोनों समय हमें दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए, है ना। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आपकी आय ग्रोथ होती जाती है, आप क्या करते हो, नाश्ते में फ्रूट्स ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, मीट खा रहे हो, ये चीज़ें अब लोग ज़्यादा खाने लगे हैं। तो पीपल हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ए डाइट बेस्ड ऑन स्टेपल्स टू वन विद ए ग्रेटर कंटेंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, एग एंड डेयरी, जैसे पनीर है, मावा है, इस तरह की चीज़ों पर, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। In turn, more dynamic farmers are able to diversify to meet their need. तो डाइवर्सिफिकेशन ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, आप भी अपना क्रॉपिंग पैटर्न या अपना फार्मिंग पैटर्न को उसी पर बेस करिए, तभी आपको अच्छे प्राइसेस मार्केट में मिलेंगे। अब है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। रैपिड अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्ट्स कंजम्पशन पैटर्न्स। जैसे जो विकासशील देशों में तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, उसने भी आपके कंजम्पशन पैटर्न को बहुत चेंज किया है। ए स्मॉलर नंबर ऑफ फार्मर्स इन परसेंटेज टर्म्स एटलीस्ट हैज टू सप्लाई ए लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। व्हाइल दिस मे नॉट इम्प्लाई डाइवर्सिफिकेशन, इट डज रिक्वायर एडाप्टेशन टू ए न्यू फार्मिंग टेक्निक्स टू मीट हायर डिमांड। अब चेंजिंग डेमोग्राफीज के कारण, क्योंकि गांव से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो एग्रीकल्चर पर अब बहुत कम लोग रह गए हैं, लोग फार्मिंग प्रोडक्शन को में कम रह गए हैं। तो वो कह रहा है कि इसका डाइवर्सिफिकेशन से तो उतना अभी मतलब नहीं है, लेकिन अब आपको प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको अपनी टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमारी किस समय क्या टीचिंग टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ना, ठीक है ना, हम कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, आप खुद महसूस करो कि इस बार आपकी कितनी पढ़ाई हुई और पिछले वर्षों की तुलना में, ठीक है, कितना आपने ज़्यादा रिसीव कर लिया घर बैठे बैठे। तो ये क्या है, आपकी फार्मिंग टेक्निक्स को कह रहे हैं वो चेंज करिए, यानी कि मैकेनाइजेशन तो करना ही है प्रोडक्शन के लिए। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करिए, अपनी पैकेजिंग को चेंज करिए, है अपना जो आप ऑर्डर टेकिंग है उसे चेंज करिए ना। आप ऐसे मत सोचते रहिए कि डोर टू डोर बात करना है। जितनी भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक संस्थाएं खुल रही है उनसे कॉन्टैक्ट करिए, है ना, आप उनको सप्लाई करिए, डोर टू डोर सप्लाई करिए। तो इस तरीके से आपकी रिवेन्यू सिक्योर होगी, ठीक है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल डेवलपिंग कंट्री, मतलब ये क्या है, ड्राइवर्स और डाइवर्सिफिकेशन की, कैसे डाइवर्सिफिकेशन का कारण क्या है और कैसे वो तेज होगा इसके कारण। एक्सपोर्ट पोटेंशियल डेवलपिंग कंट्री फार्मर्स हैव हैड कंसीडरेबल सक्सेस बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू क्रॉप्स दैट कैन मीट एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड। जो विकासशील देशों के कृषक हैं, उन्होंने जो उनकी निर्यात मांग है, यानी कि दूसरे देशों से जिन वस्तुओं की मांग आ रही है, जिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मांग आ रही है, उनमें खेती कर कर उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है और वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो वाइल कंसर्न अबाउट फूड माइल्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लाई विद सुपरमार्केट सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट सच एज फॉर ग्लोबल गैप में जियोपार्डाइज दिस सक्सेस। अब होता क्या है, आप मान लो एक्सपोर्ट डिमांड, आपने एक्सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो तैयार कर लिया, लेकिन जो निर्यात जहाँ पे निर्यात करना है, उन देशों के अपने मानक है फूड के, तो उनको आपको कॉम्प्लाई करना है कि वो आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसमें वो इतना कंटेंट होना चाहिए। जैसे आपने चाइनीज़ लहसुन देखा और अपना देशी लहसुन देखा है, उसमें देखो कितना गूदा होता है, यहाँ नहीं है। ऐसे उनके फ्रूट्स होते हैं, उनमें पल्प ज़्यादा है, हमारे यहाँ पता है गुठली ज़्यादा है। तो उनके कुछ मानक है जिनको आपको पूरा करना है, तब तो आप एक्सपोर्ट करने में सफल होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है इन द लॉन्ग रन। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है, अगर आप उन चीज़ों को कर लेंगे तो आप बहुत सफल होंगे। अब क्या है, अब प्रॉब्लम्स भी है। जो एग्रीकल्चरल में थ्रेट्स थी उसको डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से कॉम्प्लाई करेगा, ये हमें देखना है। अर्बनाइजेशन क्या है, this is both an opportunity and a threat in that the expansion of cities places
प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज एंड पुट्स अप द वैल्यू ऑफ द लैंड। जो भी जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे लैंड जो ज़मीन है उस पर प्रेशर भी पड़ रहा है और ज़मीन की कीमतें बढ़ती जा रही, क्योंकि लोग शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं। इफ फार्मर्स आर टू रिमेन ऑन द लैंड दे नीड टू जनरेट ग्रेटर इनकम फ्रॉम दैट लैंड देन दे कुड बाई ग्रोइंग बेसिक स्टेपल्स। अब इनको क्या है, यदि फार्मर्स को उनको कहना है कि वो भी शहरों की ओर ना भागें और अपनी ही लैंड पे रहें, तो उनको ऐसा करना है कि वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा इनकम ले सकें। ये हमारी भी मजबूरी है ना, इसलिए उनको ये सारे वेज एंड एक्ट्स बताए जा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी थ्रेट हो जाएगी अर्बनाइजेशन। यदि होता रहा तो लोग सारे भाग जाएंगे, इसलिए उनको इस लैंड पे बनाए रखना है और इसलिए उनको डाइवर्सिफिकेशन बताना है, उनको और वेन्यूज़ देने हैं कि कैसे वो अपनी इनकम को रेज करें। दिस फैक्ट एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट्स एक्सप्लेन्स व्हाई फार्मर्स क्लोज टू अर्बन एरियाज टेंड टू डाइवर्सिफाई इनटू हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब एक तरफ तो ये है कि इन्हें रखना है, अब लेकिन ज़्यादा अर्बनाइजेशन से ये भी तो होता है कि गाँव और शहरों के बीच की दूरियाँ कम हो जाती हैं, तो फिर ये जो फार्मर्स हैं वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर क्या है एक्सटर्नल थ्रेट, ये कौन सा रिस्क। एक ये थ्रेट था एग्रीकल्चरल का कि मतलब कहीं उधर ना चले जाए, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। रिस्क क्या है, फार्मर्स को, हाँ जो मैंने भी शुरू में बताया था कि एक तो बैड वेदर कंडीशन होती है ना, अगर आपने एक ही तरह की क्रॉप बोई तो दिक्कत हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन इज ए लॉजिकल रिस्पॉन्स टू बोथ। For example, some crops are more drought resistant than others, but may offer poor economic returns. कुछ लोग होते हैं कि अगर सूखा पड़ने पर उनकी फसल खराब नहीं होगी, लेकिन वो फसलें जो हैं कम पैसा आपको दे रही हैं। तो जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट शुड एंश्योर दैट फार्मर्स डू नॉट सफर कम्प्लीटली रूइन व्हेन द वेदर इज बैड। जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट है ना, मतलब अगर सूखा पड़ गया तो वो चल रही है लेकिन उनकी बहुत आय नहीं है, तो आप दोनों तरह की क्रॉप लीजिए जिन्हें बारिश भी चाहिए हो और ड्राउट भी चाहिए हो, जिससे कि आपकी इनकम स्क्वीज ना हो। सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन कैन मैनेज प्राइस रिस्क। ठीक है, प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ऑन द कंजम्पशन दैट नॉट ऑल प्रोडक्ट्स विल सफ़र लो प्राइसेस एट द सेम टाइम। मतलब अगर आप कई तरह की क्रॉप बोएंगे तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस डाउन हो रहे हो उस साल मार्केट में, तो दूसरी क्रॉप जो आपने बोई है हो सकता है उसके हाई जा रहे हो, तो इससे जो आपका लो प्राइसेस होने के कारण जो आपकी जो इनकम सफ़र करेगी वो उससे बैलेंस होगी। फार्मर्स ऑफन डू द ऑपोजिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन by planning products that have a high price in one year only to see the price collapse in the next। अब होता है क्या, अगर इस साल हमारी किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो सारे के सारे उसी को बोने लगते हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और उसके प्राइसेस फॉल हो जाते हैं। ये चीज़ आपको बताई जाएगी आगे की उसमें। फिर है एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, फार्मर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट। अब मान लीजिए आपको डाइवर्सिफिकेशन में ये भी ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। मान लीजिए आप सारी एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स ही ग्रो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर उनके मार्केट में चेंज हो जाए, मंदी हो जाए, मान लो इस समय कोरोना ही हो गया था, वो आपके यहाँ से सारे एक्सपोर्ट्स को बैन कर दें, तो आपकी डिमांड जो आपके जो प्राइसेस हैं वो एक बिल्कुल जस्ट वेट अभी फिर से वो होगा, ठीक है, तो वो आपके प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे और आपका सारा एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल वो डिप्रेशन वाली कंडीशन में आ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उनके यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी चेंज हो जाए, वो और मानकों को टाइट कर दें और आप उसे ना मीट कर पाएँ। एक क्लासिक एग्जाम्पल इज़ द कैरेबियन बनाना इंडस्ट्री विच कोलैप्स। कैरिबियन एक कंट्री है, वहाँ की जो केला उद्योग था वो क्यों कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो वो लोग क्या करते थे, यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ पे उन्होंने क्या करा कि कोटा का जो प्रोटेक्शन कैरिबियन कंट्रीज़ को मिला हुआ था उसे हटा दिया, यानी कि अब जितने भी कंट्रीज थे सारे एक्सपोर्ट कर सकते थे, कोटा हटा दिया, तो अब उनके बीच
कंपटीशन हो गया, कंपटीशन होने से इनका जो एक्सपोर्ट था उसको, भाई कोई और देश है अगर वो कंपटीशन में कम प्राइसेस से अच्छी चीज़ दे रहा है तो लोगों की डिमांड उधर शिफ्ट हो गई, इस वजह से इनके एक्सपोर्ट्स डाउन हो गए। तो ये भी थ्रेट्स हैं। इस कारण आपको इंपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सटर्नल कंजम्पशन दो के ही वाली प्रोडक्ट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करना है। डोमेस्टिक पॉलिसी थ्रेट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज समटाइम्स अंडरटेकन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज। होता क्या है, अगर हम पता चले हमने गेहूं के तो हमने एमएसपी कर दी और हमने जिन प्रोडक्ट्स में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस नहीं वो कर रहे, आप उनकी प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे। अब मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, सब्सिडी हट जाए, जैसे इस समय हो रहा है। भाई सरकार ने कहा कि आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं, पूरा कैओस आ गया है, सब लोग आंदोलन करने बैठ गए। तो इसीलिए है कि आप जो अगर पॉलिसी में चेंज होता है तो अचानक आप उससे भयभीत ना हो। इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिक्स और क्रॉपिंग पैटर्न रहना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में बने रहें और आपको इससे एक अचानक कोई हानि की संभावना ना हो। तो ये नहीं कि जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या आपको इंसेंटिव दे रही है आप उसे बोए जा रहे हो, बाकी को नहीं बो रहे हो, है ना। तो इतना ज़्यादा आप डिपेंड भी मत रहिए, डाइवर्सिफाई इस तरह से रखिए कि सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स को भी आपको ग्रो करना है और नॉन सब्सिडाइज को भी। द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ दो सब्सिडीज whether direct or indirect can have a major effect on farmers and provide a significant incentive for diversification or in some cases for returning to production of crops grown prior to the introduction of subsidies। वो जब होता क्या है कि वो सब्सिडी मिल रही तब तक उस क्रॉप को बोने लगते हैं जिसमें सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी तो जानते हैं ना, जैसे मान लो आपको किसी चीज़ को उत्पादन करने में 5,000 की लागत आ रही है प्रति हेक्टेयर, गवर्नमेंट ने कहा भैया 50% हम दे देंगे, तो 2,500 कृषक का खर्च हुआ, 2,500 उन्होंने दी थी, तो वो लोग सोचते हैं चलो भैया इसी काम को करते हैं, इसमें हमें सब्सिडी मिल रही है। अब जब सरकार ने मान लो उसके पास इतना पैसा ना रहे देने को कृषकों को, उसने सब्सिडी हटा दी, अब वो उस क्रॉप को छोड़ के दूसरी पे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप डाइवर्सिफाई रखिए और दोनों तरह की क्रॉप्स पर ध्यान दीजिए। Climatic change, the type of crop that can be grown is affected by changes in temperatures and the length of the growing season। अब हमारे यहाँ इस समय देख रहे हो साइकिल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, जिससे आपके जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो अफेक्टेड होता है ना। तो क्लाइमेट चेंज कुड ऑल्सो मॉडिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर प्रोडक्शन। उससे अब क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, सारा इफेक्ट किस पे पड़ता है, जो बारिश का सीज़न होता है ना। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी बारिश की संभावना उतनी रहती है, अगर क्लाइमेट इक्वल होने लगेगी तो बारिश कम होगी। तो फार्मर्स इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, इंडिया, मोजाम्बिक, श्रीलंका हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड डाइवर्सिफिकेशन एज ए रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा रीज़न होता है ना, कि आप मतलब ये देखें कि ऐसा ना हो, वही चीज़ जो आपको भी शुरू में बताई थी रिस्क में, वही फैक्टर यहाँ पे भी है। Government policy in Kenya to promote crop diversification has included the removal of subsidies for some crops। उनकी एक पॉलिसी थी कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करें, इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ क्रॉप से सब्सिडी हटाई क्योंकि लोग केवल उन्हीं पे ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। एनकरेजिंग लैंड यूज जोनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल लैंड टैक्स सिस्टम। उन्होंने किया जो लैंड का टैक्स सिस्टम है उसको उसमें विभेद किया और लैंड यूज में जोन करे गए, टेम्परेचर के आधार पर जोन कर दिए कि सब्सिडी हटाकर उन्होंने लैंड जोनिंग करी और डिफरेंशियल लैंड टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिससे कि लोग क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज लाएं और डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ें। अब क्या है मेजर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, हम कैसे पता, ये तो हमने बताया कि क्या ड्राइवर्स हैं डाइवर्सिफिकेशन की और डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है। अब हम कैसे मेज़र करेंगे कि इकॉनमी कितनी डाइवर्सिफाइड है। तो उन्होंने कहा ये जो इसका एक जो वन सच मेजर इज द इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम प्रोपोर्शन। एक मैक्सिमम प्रोपोर्शन का इंडेक्स बनाते हैं जिससे पता चलता है। अब ये इंडेक्स कैसे बनता है, प्राइमरी एक्टिविटी अपॉन टोटल एक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखो
फार्मिंग अलग है और एग्रीकल्चरल सेक्टर शब्द ब्रॉड है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपका सब कुछ आता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, फिशरी, ये हॉर्टिकल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर में आती हैं। ये टोटल एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी अपॉन टोटल एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी जितनी प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली सोइंग द क्रॉप्स है ना, फ्रॉम फार्म बेस्ड एक्टिविटी टू नॉन फार्म बेस्ड एक्टिविटी। तो टोटल एक्टिविटी में दोनों है, फार्म एंड नॉन फार्म। तो प्राइमरी एक्टिविटी और टोटल एक्टिविटी, ये प्रोपोर्शन जितना कम होता जाएगा, इसका अर्थ है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है।